Hi guys, how are you? कैसे हैं आप? Today we are going to study the ninth chapter of history from sixth class, and in this chapter we shall study the second part of this chapter. The name of this chapter is Vital Village and Thriving Town. यानी कि हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है जो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. So please let's come and start this chapter. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल टॉक अबाउट द कॉइन्स. कॉइन्स के बारे में बताएंगे आपको. इससे पहले हमने इसी चैप्टर में एक जाता की टेल्स बताई थी, कहानी बताई थी कि किस तरह से एक मैन जो होता है वो अपनी वेल्थ को कॉइन्स में मेजर करता है, यानी कि किस तरह से वेल्थ को हम कॉइन्स में मेजर करते हैं. तो अब बात करते हैं कॉइन्स की. तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो हिस्ट्री में, उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री कि उन्होंने खुदाई कराई, और खुदाई में लगभग देश के सभी पार्ट्स में से बहुत सारे उन्हें थाउजेंड ऑफ कॉइन्स देखने को मिले हैं जो इस पीरियड से बिलोंग करते हैं. उन्हें देखने से पता चला है कि ये जो कॉइन्स थे लगभग 500 ईयर्स तक ये यूज में रहे, यानी इनका चलन होता रहा और ये इस पीरियड से संबंधित थे. और दे आर नोन एज द पंच मार्क कॉइन्स. इनको पंच मार्क कॉइन्स कहा जाता था. क्यों? अब क्वेश्चन उठता है कि इनको पंच मार्क कॉइन्स क्यों कहा जाता था. बिकॉज जो डिजाइंस मेटल्स के ऊपर, इनके ऊपर डिजाइन बनाने के लिए मेटल के ऊपर एक पंच मारा जाता था, इनको मार्क किया जाता था. दैट्स वाई, यही वजह है कि इनको पंच मार्क कॉइन्स से कहा जाता है. और ये कॉइन्स जो होते थे रेक्टेंगुलर होते थे या फिर सर्कुलर में होते थे. अब नेक्स्ट पंच मार्क एंड सेकेंड सिटीज. कम टू द सिटीज. सिटीज की अगर बात करें, जैसे कि हमने बता दिया कि इस टाइम पे बहुत सारी सिटीज जो थी वो डेवलप हो गई थी और उन पर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन जो थे किए जा रहे थे, यानी ये सेंटर बन चुकी थी जहां पर बहुत सारे फंक्शन किए जाते थे. उन्हीं में से वी आर गोइंग टू स्टडी द वन ऑफ द सिटीज दैट नेम इज मथुरा. उन्हीं में से एक सिटी थी मथुरा. मथुरा के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं. मथुरा का अगर सेटलमेंट देखा जाए तो लगभग 2500 ईयर से भी ज्यादा पुराना इसका सेटलमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट सिटी. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है. इसको इंपॉर्टेंट सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक क्रॉस रोड पर पड़ती थी जिसमें दो मेजर रूट जो थे एक दूसरे को क्रॉस करते थे, और दोनों ही मेजर रूट्स थे जो ट्रेड और ट्रेवल्स के लिए जाने जाते थे. एक रूट होता था जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को ईस्ट इंडिया से जोड़ता था, जबकि सेकेंड मेजर रूट्स नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से जोड़ता था, और उन्हीं के क्रॉसवे पर यह सिटी पड़ती थी. इस तरह से इस सिटी को पूरी तरह से फोर्टिफिकेशंस कर दिया गया था. इसके चारों ओर बहुत सारे फोर्टिफिकेशंस यानी कि इसको बना दिए गए थे इसकी प्रोटेक्शंस के लिए. और यहाँ पर बहुत सारे सेवरल श्राइन्स यानी कि बहुत सारे मंदिर हमें देखने को मिलते हैं. एंड फार्मर्स एंड हर्डर्स जो इस सिटी के लोकल एरियाज में रहा करते थे, वे सिटी के पीपल के लिए, लोगों के लिए फूड प्रोवाइड कराया करते थे. इसी के साथ मथुरा एक सेंटर था जो जाना जाता था फाइन स्कल्पचर. यहाँ पे बहुत ही फाइन स्कल्पचर्स जो था उसको प्रोड्यूस किया जाता था. अराउंड 2000 ईयर्स पहले मथुरा जो थी वो कुषाण डायनेस्टी की सेकंड कैपिटल बन चुकी थी. कुषाण डायनेस्टी की बात अगर हम करें तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में. तो मथुरा वाज अ रिलीजियस सिटी. इसके साथ साथ एक रिलीजियस सेंटर भी बन गया था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और जैनास श्राइन्स यानी जैन्स के मंदिर भी देखने को मिलते हैं. एंड इट इज फेमस फॉर द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और इसको लॉर्ड कृष्णा की वर्शिप के रूप में भी ये फेमस हो चुका था. सेवरल इंस्क्रिप्शंस यानी कि ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जो हमारे मथुरा में पाए जाते हैं, जैसे कि स्टोन स्लैब्स एंड स्टेचूज जो मथुरा में मिले गए हैं. हालांकि ये बहुत ही छोटे हैं, ये इंस्क्रिप्शंस बहुत ही छोटे हैं, लेकिन फिर भी इनमें रिकॉर्ड किया गया है. उस टाइम के मैन एंड जो वुमेन हुआ करते थे वो जो श्राइन्स को बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को जो डोनेट किया करते थे उसके बारे में इस पर डिस्क्रिप्शंस मिलता है. ये मोनेस्ट्रीज या फिर श्राइन्स जो बनवाए जाते थे उस शहर के उन लोगों के द्वारा बनाए जाते थे जो किंग होते थे, क्वींस होती थी, मर्चेंट्स होते थे, ऑफिसर्स होते थे या फिर ट्रेडर्स हुआ करते थे. ऐसे फॉर एग्जाम्पल मथुरा से हमें एक ऐसा ही इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें ब्लैक स्मिथ वीवर्स, ब्लैक
ब्लैंकेट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स एंड परफ्यूमर्स के बारे में मेंशन किया गया है। तो ये था हमारा मथुरा के बारे में। नाउ वी शैल टॉक अबाउट द क्राफ्ट। क्राफ्ट की बात करते हैं। देखिए, क्राफ्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस हैं जो हमें खुदाई से मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस टाइम पे जो था क्राफ्ट बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुका था। जिसमें पोट्री की अगर बात की जाए तो एक बहुत ही डेवलप क्राफ्ट बन चुका था। और यहाँ पे जो इसको दिया गया है, एंड इट इज फेमस फॉर पोट्री, और इसका नाम आता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के लिए फेमस था। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है इन्हें क्यों कहा जाता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे देश के लगभग नॉर्थ एरिया में पाए गए हैं और ये कलर इनका ब्लैक है और इनके सरफेस पर पॉलिश की गई है जो बहुत ही शाइन है, बहुत ही चमकदार है। दैट्स वाई इनका नाम जो है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश रखा गया है। इसी के साथ हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके पास ऐसे बहुत ही कम एविडेंस हैं जिनसे दूसरे क्राफ्ट्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि दूसरे क्राफ्ट जो थे वो इतने लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते थे। दैट्स वाई उनके बारे में हमें कुछ टेक्स्ट से, कुछ बुक्स के बारे में पता चलता है, जैसे कि द मैन्युफैक्चर्स ऑफ द क्लॉथ, जो कि बहुत ही फेमस क्राफ्ट था ड्यूरिंग दैट टाइम। देयर वाज फेमस सेंटर, इसके जो फेमस सेंटर थे अगर उनकी बात की जाए तो वो नॉर्थ इंडिया में अगर बात करें वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में आता है, इसका फेमस सेंटर था। बट इफ आई टॉक अबाउट द सदर्न इंडिया में मदुराई इसका सेंटर था। और इस क्राफ्ट में मैन एंड वीमेन दोनों ही लोग जो थे इन सेंटर्स पर वर्क किया करते थे। नेक्स्ट हमारा आता है श्रेणीज। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। श्रेणीज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द श्रेणी? श्रेणीज कौन थी? ये क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स का एक एसोसिएशन था जिसका नाम जो जाना जाता था श्रेणीज। अब श्रेणीज के जो फंक्शन थे वो क्या होते थे? ये क्राफ्ट पर्सन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। इसी के साथ साथ जो रॉ मटेरियल होता था उसका लेखा जोखा भी यानी कि प्रोक्योर्ड ये रखते थे। इसी के साथ जो फिनिश गुड होती थी, जो तैयार माल होता था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता था। एंड दे वर्क एज ए बैंक, और ये श्रेणी जो थी एक बैंक के रूप में भी इनका इस्तेमाल, इनका काम किया जाता था। एंड रिच मैन एंड वीमेन इसमें अपना जितना भी पैसा होते थे वो इन्वेस्ट कर देते थे और इस पर जो इंटरेस्ट लगता था वो इनको वापस कर दिया जाता था, रिटर्न कर दिया जाता था, या समटाइम्स इसी इंटरेस्ट से कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी बनाए जाते थे जैसे कि मोनेस्ट्री वगैरह। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। इट मींस होता है वे रूल्स जो हमारी स्पिनिंग यानी कि कताई और बुनाई के लिए बनाए गए थे। जैसे कि हमने पहले अर्थशास्त्र के बारे में बताया था कि अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, उसी में उसने अपने कुछ रूल्स डिस्क्राइब किए गए हैं वीविंग के बारे में और स्पिनिंग के बारे में। वो लिखता है कि स्पिनिंग का और वीविंग का जो वर्क होता था वो वर्कशॉप में किया जाता था। उसके लिए एक स्पेशल ऑफिशियल होता था जो उसको सुपरवाइज किया करता था। इसमें कौन लोग काम करते थे? इसमें वीमेन, विडो एंड रिटायर्ड वुमेन, नन्स या फिर मदर्स ऑफ कोर्टिसंस, ये लोग जो थे इसमें काम किया करते थे। एंड उनको इसके लिए पेड किया जाता था उनके वर्क या फिर उन क्वांटिटी ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग इनको पेमेंट भी किया जाता था। कुछ वुमेन ऐसे भी होती थी जिनको इन वर्कशॉप में जाने के लिए परमिशन नहीं दी जाती थी, तो इस तरह की वुमेन जो होती थी वो अपनी मेड सर्वेंट को भेजती थी इन वर्कशॉप में और वे सुपर इंटेंडेंट से मिलकर वहां से रॉ मटेरियल लिया करती थी और जो फिनिश्ड गुड्स होती थी, तैयार माल होता था, उसको वे दे दिया करते थे सुपर इंटेंडेंट को। इन दिस वे अब ये सुपर इंटेंडेंट वुमेन से ओनली उनके वर्क को लेकर ही बातचीत करता था। अगर ये दूसरी बात करता था तो फिर उसको पनिशमेंट भी दिया जा सकता था। इसी तरह से अगर कोई वुमेन अपना वर्क टाइम पे कंप्लीट नहीं करती थी तो कभी उसे फाइन भी पे करना पड़ता था और समटाइम्स उसका थंब भी कट कर दिया जाता था, काट लिया जाता था। तो ये थे रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द अरिका मेडू।
कम टू द पॉइंट, एरिका मेडू की बात करें तो ये पौंडुचेरी में आता है, दैट लाइज इन सदर्न इंडिया, यानी कि हमारे देश के सदर्न पार्ट में आता है। बिटवीन 2200 एंड 1900 के बीच यहाँ का जो सेटलमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कोस्टल एरिया में था, जहाँ पर कोस्टल सेटलमेंट देखने को मिलता है, जहां पर शिप जो थे उनको अनलोडेड किया जाता था और यहाँ से होकर बहुत दूर दूर तक ट्रेड किया जाता था, स्पेशली विद रोम के साथ ज्यादातर जो ट्रेड होता था वो रोम से होकर होता था। और इसी साइड पर हमें देखने को मिला अ मैसिव ब्रिक्स स्ट्रक्चर, जिनको देखने से पता चलता है कि ये जो स्ट्रक्चर्स है ये किसी गोडाउन्स का है। यहाँ पर गोडाउन्स वेयर हाउस बनाए गए थे जिनमें गुड्स को रखा जाता था। एंड इट इज फेमस फॉर द पोर्ट्री, ये पोर्ट्री के लिए जाना जाता था, जो कि बहुत फेमस थी। एंड रोमन डिजाइन्स वर यूज, और यहाँ पर रोमन डिजाइन्स का यूज किया जाता था क्योंकि यहाँ की साइड पर हमें रोमन लैंप्स, ग्लासवेयर, जेम्स वगैरह मिले हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे सम टैंक्स भी, यहाँ पर छोटे स्मॉल टैंक्स भी देखने को मिले हैं और उन्हें देखने से ऐसा माना जाता है कि इन टैंक्स में डाइंग वेट्स एंड डाइंग क्लॉथ, यानी कि रंगाई पुताई या फिर कपड़ों की जो रंगाई होती है, डाइंग क्लॉथ होती है, वो किया जाता था। इसी के साथ हमारे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस भी हैं जिनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर सेमी प्रीशियस स्टोन्स या गिलास से बीड्स यानी कि मालाएं बनाई जाती थी। तो इन दिस वे कम टू द नेक्स्ट, रोम। बात करते हैं रोम की। रोम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन यूरोप, यानी कि रोम यूरोप की एक बहुत ही पुराना शहर है और इस शहर का डेवलपमेंट ठीक उसी वक्त पर हो रहा था जब हमारी कंट्री में गंगा वैली में बहुत सारे सिटीज का डेवलपमेंट हो रहा था। रोम एक बहुत बड़े एम्पायर की कैपिटल सिटी थी जो फैला हुआ था यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया तक ये फैला हुआ था। कम टू द नेक्स्ट, बात करते हैं ऑगस्टस ने रोम में रूल किया। आज से लगभग 2000 ईयर्स पहले यहाँ पर रूल किया था ऑगस्टो ने, एंड ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ रोम। ये रोम का एक बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर था और ऐसा कहा जाता है कि इसने पूरी रोम ब्रिक सिटी को पूरी तरह से मार्बल सिटी में चेंज कर दिया था। उसके बाद आने वाले जो रूलर्स थे उन्होंने रोम में बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारे पैलेसेस बनवाए। इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्फी थिएटर्स बनवाया जिसमें एक साथ बहुत सारे लोग बैठकर शो को देख सकते थे। पब्लिक बाथ बनाए गए और इसमें मैन एंड वीमेन के लिए अलग अलग टाइमिंग हुआ करती थी। यहाँ पर लोग आया करते थे, बैठा करते थे, मिला करते थे और रिलैक्स होते थे। इसी के साथ इस सिटी में बहुत सारी चैनल्स बनाए गए थे फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर की सप्लाई के लिए भी बहुत सारे चैनल्स बनाए गए थे जिनसे होकर वाटर को शहर तक लाया जाता था फॉर बाथ, फाउंटेन एंड टॉयलेट्स। ओके, तो थैंक यू गाइस, हम अपने इस चैप्टर को कवर कर चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग।